जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इकोनॉमिक पॉलिसी ऑब्जेक्टिव्स, ये दिस इज़ द फर्स्ट क्वेश्चन। तो इकोनॉमिक पॉलिसी ऑब्जेक्टिव्स पे बात करते हैं, लेकिन एक चीज़ जो इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि जो इकोनॉमिक पॉलिसीज़ होती हैं वो तो बेशुमार होती हैं, लेकिन उनमें से दो इम्पॉर्टेंट जो पॉलिसीज़ हैं वो हैं मॉनेटरी पॉलिसी और फिस्कल पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसी और फिस्कल पॉलिसी के जो ऑब्जेक्टिव होते हैं वो यही है जो इकोनॉमिक पॉलिसी के ऑब्जेक्टिव यहाँ पे लिखे हुए हैं। क्योंकि मॉनेटरी पॉलिसी हो या फिस्कल पॉलिसी हो, नॉर्मली उनके जो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं वो सेम होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ये बात तो हम पहले डिस्कस कर चुके हुए हैं कि इकोनॉमिक पॉलिसीज़ में दो इम्पॉर्टेंट पॉलिसीज़ जो हैं, एक इन इकोनॉमिक पॉलिसीज़ में दो इम्पॉर्टेंट पॉलिसीज़, एक फिस्कल पॉलिसी और दूसरी जो है वो मॉनेटरी पॉलिसी। ये दो इम्पॉर्टेंट पॉलिसीज़ हैं जो कि आपको बहुत ज़रूरी हैं पढ़ना। ये जो पॉलिसी है ये गवर्नमेंट की पॉलिसी होती है। इसको हम बजट भी बोलते हैं या इसको हम बजटरी पॉलिसी भी बोलते हैं, बजट या बजटरी पॉलिसी। और इसको ये जो दूसरी पॉलिसी है ये मॉनेटरी पॉलिसी है, इसका ताल्लुक सेंट्रल बैंक से होता है। ये आपके सेंट्रल बैंक की पॉलिसी होती है, सेंट्रल बैंक्स पॉलिसी। इस पे मैंने पहले भी समझाया हुआ आपको। तो इसका मतलब ये है कि अब ये दोनों क्या है, ये इकोनॉमिक पॉलिसीज़ हैं। अब कोई भी इकोनॉमिक पॉलिसीज़ हों, उनका कोई ना कोई ऑब्जेक्टिव तो होगा। और पॉलिसी का मकसद क्या होता है? पॉलिसी का मकसद ये होता है कि आपने इकोनॉमिक इश्यूज़ को सॉल्व करना है। उसके लिए आप डिफरेंट जो है वो अपने सॉल्यूशन बताते हैं। तो सॉल्यूशन के बताते हैं आप उसके अंदर। लेकिन इकोनॉमिक पॉलिसीज़ के ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं? मेन ऑब्जेक्टिव तो यही है जो यहाँ पे आपको नज़र आ रहे हैं, ए बी सी और डी के अंदर। ये चार मेन ऑब्जेक्टिव होते हैं किसी भी इकोनॉमिक पॉलिसी के, यानी चाहे वो फिस्कल पॉलिसी हो या मॉनेटरी पॉलिसी हो। मैंने आपको पहले भी ये डिस्कस किया था कि जैसे इंसानी जिस्म को बीमारियां लगती हैं ना, टीबी हो जाती है या बुखार हो जाता है या कोई एड्स हो जाती है या इस तरह की कैंसर हो जाता है, इस तरह की बीमारियां लगती हैं। तो इसी तरीके से इकोनॉमी को भी बीमारियां लगती हैं। जब इकोनॉमी को बीमारियां लगती हैं तो उन बीमारियों में एक बीमारी है बेरोजगारी, यानी अनएम्प्लॉयमेंट है, और पॉवर्टी है यानी गुर्बत है, इन्फ्लेशन एक बीमारी है, महंगाई का हो जाना, तो वो हो जाती है। इसी तरीके से और भी बहुत सारी इकोनॉमिक इश्यूज हो सकते हैं। तो जब ये बीमारियां इकोनॉमी को लगती हैं तो उसका क्या चाहिए होता है? हल चाहिए होता है। तो हल के लिए जो है वो पॉलिसी चाहिए। हल क्या बताती है? हल इकोनॉमिक पॉलिसी उन बीमारियों का इलाज बताती है। और तो इकोनॉमिक्स के अंदर दो बड़ी इंपॉर्टेंट पॉलिसीज हैं, एक फिस्कल पॉलिसी और एक मॉनेटरी पॉलिसी। जिस तरह हम लोगों को बीमारी लगे तो हम या एलोपैथी की तरफ जाते हैं या होम्योपैथी की तरफ चले जाते हैं, ऐसे ही है ना। तो हमारे पास भी फॉर एग्जांपल अगर दो तरीका इलाज हैं तो एलोपैथी के अपने जो है वो फायदे नुकसानात हैं और होम्योपैथी के अपने फायदे नुकसान है। इसी तरीके से फिस्कल पॉलिसी भी इकोनॉमी के मसाइल का हल है, मॉनेटरी पॉलिसी भी इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन है। ये दोनों जो पॉलिसीज हैं ये जो इकोनॉमी को बीमारियां लगती हैं उनको उनका सोल्यूशन है। इसीलिए दोनों जो पॉलिसीज हैं उनके ऑब्जेक्टिव्स में ये चार ऑब्जेक्टिव शामिल हैं। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि दोनों इनमें से दोनों फोकस भी इन्हीं पर ही करें, यानी फिस्कल पॉलिसी मेकर्स भी वही ऑब्जेक्टिव को फोकस करें जो कि मॉनेटरी पॉलिसी मेकर्स रख रहे हैं। ये अलग कहानी है। लेकिन इन्हीं ऑब्जेक्टिव्स में से ही उन्होंने कोई ऑब्जेक्टिव जो है वो अटेन करना है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आपको कहा कि चार मेन ऑब्जेक्टिव हैं जिनको इकोनॉमिक पॉलिसी चाहती है कि वो अटेन कर लें। तो इसमें पहला ये है कि इकोनॉमिक ग्रोथ पे आ जाएं।
अब मॉनेटरी पॉलिसी भी ये चाहती है कि इकोनॉमिक ग्रो करे और फिस्कल पॉलिसी भी ये चाहते हैं। तो इकोनॉमिक ग्रोथ का जो ऑब्जेक्टिव है, ये दोनों पॉलिसीज का ऑब्जेक्टिव है। तो इसलिए, और ग्रोथ होनी भी किस तरह चाहिए, इन रियल टर्म्स होनी चाहिए, नॉट इन टर्म्स ऑफ इन्फ्लेशन के सिर्फ कीमतें बढ़ने की वजह से आपको ग्रोथ नजर आए। रियल टर्म्स वो होती है जो कि कीमतों को उसमें से डिडक्ट करके या कीमतों का इफेक्ट उसमें से जायल करके, फिर जब आप बताते हैं कि वाकई पाकिस्तान की अगर बात करें तो पाकिस्तान की जीडीपी या पाकिस्तान की नेशनल इनकम बहुत ज्यादा उसमें इजाफा हो रहा है, तो या उनकी नेशनल इनकम में इजाफा हो रहा है, तो फिर हम कहते हैं कि इकोनॉमी ग्रो कर रही है। तो या इन अदर वर्ड्स हम ये कहते हैं कि इकोनॉमी जो है उस वक्त ग्रो करती है जब आपकी पर कैपिटा इनकम बेहतर हो रही होती है। जैसे यहाँ पर उन्होंने बताया कि नेशनल इनकम पर हेड ऑफ द पॉपुलेशन। तो नेशनल इनकम पर हेड ऑफ द पॉपुलेशन का मतलब ये है कि आप नेशनल इनकम को टोटल पॉपुलेशन पे डिवाइड कर देते हैं। तो जब आप टोटल पॉपुलेशन पे डिवाइड करते हैं तो इसे बोलते हैं पीसीआई। पीसीआई कहते हैं पर कैपिटा इनकम। पर कैपिटा इनकम मींस पर पर्सन इनकम, ठीक है ना। जैसे पूछते हैं पाकिस्तान की, जिसे उर्दू में कहते हैं फी का आमदनी। तो पर कैपिटा इनकम का फार्मूला समझ आ गया। नेशनल इनकम को टोटल पॉपुलेशन पे आपने क्या करना है, डिवाइड कर देना है। तो और अगर और ये पर कैपिटा इनकम एक इंडिकेटर है जो ये बताता है कि इकोनॉमी ग्रो कर रही है कि नहीं कर रही। मतलब कि अगर पर कैपिटा इनकम बढ़ेगी, पर कैपिटा इनकम बढ़ेगी तो इसका मतलब है कि इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है। इकोनॉमिक ग्रोथ जो है उसमें इजाफा हो रहा है। इकोनॉमिक ईजी का मतलब इकोनॉमिक ग्रोथ है, तो इकोनॉमिक ग्रोथ में इजाफा हो रहा है। यानी पर कैपिटा इनकम इज एन इंडिकेटर टू मेजर द इकोनॉमिक ग्रोथ। तो पर कैपिटा इनकम फाइंड कैसे करते हैं, नेशनल इनकम को पॉपुलेशन पे डिवाइड कर देते हैं। जैसे मैं आपको इसको इधर यहाँ पे समझा भी देता हूँ कि पर कैपिटा इनकम, तो ये है पर कैपिटा इनकम। कैपिटल नहीं, कैपिटा है ये। तो पर का मतलब 1 है और कैपिटा का मतलब है पर्सन, ठीक है ना जी। तो ये 1 पर्सन इनकम, और ये 1 पर्सन इनकम मीन्स के एक पर्सन के पास कितनी आई। तो ये इसका फार्मूला ये होता है कि नेशनल इनकम को आप डिवाइड कर देते हैं टोटल पॉपुलेशन के साथ। तो आपके पास, इसको हम एवरेज इनकम भी बोलते हैं, एवरेज इनकम। और अगर इकोनॉमिक पॉलिसी मेकर्स जो हैं वो ये कहते हैं कि उनका ऑब्जेक्टिव क्या है कि इकोनॉमिक ग्रोथ हो, वो क्या कहते हैं कि इकोनॉमिक क्या हो, ग्रोथ हो। तो इकोनॉमिक ग्रोथ मेजर कैसे होगी कि इकोनॉमी ग्रो कर रही है कि नहीं कर रही। उसके लिए उन्हें क्या करना पड़ेगा, उसके लिए उनको या तो नेशनल इनकम को देखना पड़ेगा, या फिर उनको पर कैपिटा इनकम को देखना पड़ेगा, या उनको जीएनपी को देखना पड़ेगा, या उनको जीडीपी को देखना पड़ेगा। किसी एक को तो बेस बनाएंगे ना किसी को तो बेस बनाएंगे। और अगर वो कहते हैं कि इनमें से कोई बढ़ जाता है, ये बढ़ जाता है, ये बढ़ जाता है, जीएनपी बढ़ जाती, तो इसका मतलब ये है कि इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है, इकोनॉमी ग्रो कर रही है। तो बहरहाल ये चीजें आप लोगों को मैंने पढ़ाई हुई हैं, जीएनपी भी, जीडीपी भी, नेशनल इनकम भी। पीसीआई मैंने आज बता दिया आपको कि नेशनल इनकम को पॉपुलेशन पे डिवाइड कर देते हैं। कोई भी पर कैपिटा फॉर्म में आपने कोई चीज निकालनी हो ना, तो उसका तरीका ये है कि उसको आप पॉपुलेशन से डिवाइड कर दें। जैसे मैं आपसे कहूँ कि पर कैपिटा जीडीपी क्या होगी, पर कैपिटा जीडीपी, तो आप कहेंगे कोई मसला नहीं, जीडीपी डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन, ठीक है ना जी। तो पर कैपिटा फॉर्म में निकालने के लिए क्या करना है, जो चीज इधर आ रही है उसको पॉपुलेशन से डिवाइड कर। जैसे यहाँ था पर कैपिटा इनकम था, तो हमने क्या किया था, नेशनल इनकम लेके पॉपुलेशन पे डिवाइड कर दिया था, ठीक है ना जी। और ये सारे इंडिकेटर्स हैं जिससे एक ग्रोथ को मेजर किया जाता है। इनसे आप ग्रोथ को क्या करते हैं, मेजर करते हैं। तो बहरहाल क्वेश्चन ये था कि अगर जो पॉलिसी मेकर्स हैं उन्होंने उनके क्या ऑब्जेक्टिव हो सकते हैं, ऑब्जेक्टिव्स पे बात कर रहे हैं। तो वो पॉलिसी मेकर्स यानी ये इकोनॉमिक पॉलिसी मेकर्स, इन दोनों को, फिस्कल पॉलिसी मेकर्स हों या मॉनेटरी पॉलिसी मेकर्स हों, उनको हम इन दोनों को हम क्या बोलते हैं, इन दोनों को हम पॉलिसी मेकर्स बोलते हैं और इन दोनों को हम इकोनॉमिक पॉलिसी बोलते हैं।
तो ये दोनों क्या बन जाएंगी, इकोनॉमिक। इसका मतलब ये नहीं कि इसके अलावा इकोनॉमिक पॉलिसीज और होती नहीं है, लेकिन ये दो इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक पॉलिसीज हैं जो बहुत ही ज्यादा कंसिडरेबल हैं। तो इसके लिए अब ये दोनों पॉलिसीज के ऑब्जेक्टिव्स में पहला ऑब्जेक्टिव ये है कि इकोनॉमी ग्रो करे। इसका मतलब फिस्कल पॉलिसी मेकर भी ये चाहते हैं कि इकोनॉमी ग्रो करे, और मॉनेटरी पॉलिसी मेकर्स भी ये चाहते हैं कि इकोनॉमी ग्रो करे। ठीक हो गया? अच्छा, लेकिन ग्रो करने के लिए जाहिर सी बात है उनको इकोनॉमिक ग्रोथ को मेजर करना पड़ेगा। उसके लिए मैंने आपको बताया कि वो क्या करते हैं, वो चेक करते हैं कि ग्रोथ जो है क्या नेशनल इनकम में ग्रोथ हो रही है या नेशनल इनकम पर हेड ऑफ पॉपुलेशन हो रही है। नेशनल इनकम पर हेड ऑफ पॉपुलेशन मींस पीसीआई। पीसीआई मैंने अभी आपको फार्मूला बताया कैसे कैलकुलेट करते हैं। और ग्रोथ जो है वो रियल टर्म्स में होनी चाहिए, ना कि कीमतों की वजह से हो रही हो। यानी आपको पता चले कि आपकी जो नेशनल इनकम की वैल्यू है वो 1 लाख है, फॉर एग्जांपल 1 लाख रुपया है, लेकिन उसमें से कीमतों का अगर इफेक्ट ज्यादा डाल देंगे तो वो और ज्यादा बढ़ जाएगी। तो इसलिए कीमतों को माइनस करके फिर देखना है कि रियल टर्म्स में वाकई इकोनॉमी ग्रो कर रही है कि नहीं कर रही। तो पहला ऑब्जेक्टिव ये है। दूसरा ऑब्जेक्टिव ये है कि प्राइस इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना। यानी दोनों पॉलिसीज का ये ऑब्जेक्टिव है, चाहे वो फिस्कल पॉलिसी हो या मॉनेटरी पॉलिसी हो, दोनों का ये ऑब्जेक्टिव है कि कीमतों को कंट्रोल किया जाए। तो ये जाहिर सी बात है कि ये ऑब्जेक्टिव है, तो ये कंट्रोल करेंगे भी। उसके लिए पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी के अपने टूल्स हैं या उनके अपने जो है वो इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिनसे वो कंट्रोल करते हैं या इन ऑब्जेक्टिव को अटेन करते हैं। इस तरह फिस्कल पॉलिसी मेकर्स और मॉनेटरी पॉलिसी मेकर्स दोनों के अपने अपने टूल्स और इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिनके जरिए वो इन ऑब्जेक्टिव्स को अटेन करते हैं, ये जो चारों ऑब्जेक्टिव्स हैं। ठीक है जी? तो ये दूसरा ऑब्जेक्टिव हो गया। तीसरा ऑब्जेक्टिव ये है कि इकोनॉमी जो है वो क्या हो, इकोनॉमी में फुल एम्प्लॉयमेंट को अचीव करना। तो फुल एम्प्लॉयमेंट को अचीव करना ये ऑब्जेक्टिव है इकोनॉमिक पॉलिसी का। यानी इकोनॉमिक पॉलिसी मींस फिस्कल पॉलिसी का भी और मॉनेटरी पॉलिसी का भी। और फुल एम्प्लॉयमेंट कहते किसे हैं? फुल एम्प्लॉयमेंट का मतलब ये नहीं है कि तमाम लोगों को जॉब मिल जाए, ये जरा ज़हन में रखें। तो वैसे आम बंदों से पूछेंगे तो वो यही समझेंगे कि फुल एम्प्लॉयमेंट का मतलब है कि सब लोगों को जो है वो जॉब मिल गई है। ऐसा नहीं है। तो ये भी एक पूरी स्टोरी है, जाहिर सी बात है कि इसको समझना पड़ेगा फुल एम्प्लॉयमेंट क्या होता है। तो मैं थोड़ा सा ऐसे आपको समझा भी दूं। देखें जी, ये थोड़ा सा टॉपिक से तो हम हटेंगे, लेकिन इसको समझना पड़ेगा आपको कि फुल एम्प्लॉयमेंट क्या होता है। फुल एम्प्लॉयमेंट, पहला तो क्वेश्चन ये है कि ये फुल एम्प्लॉयमेंट जो है ये क्या है? ये ऑब्जेक्टिव है किसका? इकोनॉमिक पॉलिसी का। लेकिन मैंने आपको कहा कि फुल एम्प्लॉयमेंट का मतलब ये नहीं है कि एवरीवन हु वांट्स अ जॉब हु हैज गॉट द जॉब, ऐसा नहीं है। तो फुल एम्प्लॉयमेंट को समझने से पहले एक दो चीजें और समझनी पड़ेंगी जो कि मैं आपको जल्दी जल्दी से समझाने की कोशिश करता हूँ। एक तो ये है कि एक चीज होती है जिसे हम कहते हैं टोटल आपकी लेबर फोर्स। ठीक है? क्या कहते हैं? लेबर फोर्स। लेबर फोर्स जो होती है उसके अंदर दो चीजें आती हैं। एक को हम कहते हैं एम्प्लॉयड पर्सन्स प्लस अनएम्प्लॉयड पर्सन्स, प्लस अनएम्प्लॉयड पर्सन्स, ये है लेबर फोर्स। और एक होती है टोटल पॉपुलेशन। जैसे हमारी मुल्क की कुल आबादी फॉर एग्जांपल 200 फॉर एग्जांपल 210 मिलियन है। तो 210 मिलियन हमारी टोटल आबादी है, जिसमें से हम ये कहते हैं कि हमारे पास जो 65 मिलियन है वो लोगों को 65 मिलियन एम्प्लॉयड पर्सन है, और 4 मिलियन जो है वो हमारे पास अनएम्प्लॉयड पर्सन है, और टोटल जो हमारी लेबर फोर्स है वो 69 मिलियन है। ठीक है? एम मींस मिलियन, इसको मैं लिख दूं मिलियन। तो अब आपके सामने स्टोरी है कि एक चीज तो ये समझ आई कि टोटल लेबर फोर्स जो होती है उसके दो हिस्से होते हैं। एक को एम्प्लॉयड होता है पर्सन और दूसरा क्या होता है? अनएम्प्लॉयड पर्सन होती है। और अगली बात ये समझ आई कि जो
जो आपकी लेबर फोर्स होती है वो पॉपुलेशन का हिस्सा होती है। जैसे हमारी टोटल पॉपुलेशन कितनी है, हमारी टोटल पॉपुलेशन है 200, टोटल पॉपुलेशन कितनी है, टोटल पॉपुलेशन है 210 मिलियन, ये आपके सामने 210 मिलियन हमारी टोटल पॉपुलेशन है। और जो लेबर फोर्स है, जो हमारी लेबर फोर्स है वो 69 मिलियन है। तो लेबर फोर्स के दो हिस्से मैंने अभी आपको बताया कि एम्प्लॉयड और एक अनएम्प्लॉयड। अच्छा, लेबर फोर्स का जो फार्मूला होता है वो आपके सामने है। लेबर फोर्स का फार्मूला होता है एम्प्लॉयड पर्सन प्लस अनएम्प्लॉयड पर्सन बिटवीन द एज ग्रुप ऑफ, जैसे हमारे यहाँ है कि जी 16 से लेके 60 इयर्स तक। तो 16 साल से लेके जो है वो 60 साल तक के जो लोग हैं हमारे, वो लेबर फोर्स में आते हैं। तो इसका मतलब 16 साल से कम भी लेबर फोर्स में शामिल नहीं है, और 60 साल से अबव जो लोग हैं वो भी लेबर फोर्स में शामिल नहीं है। तो पाकिस्तान के अंदर ये आपके सामने लेबर फोर्स की डेफिनेशन है, 16 से लेके 60 साल। तो इसका मतलब ये है कि 16 से कम और 60 से अबव जो लोग हैं, तो यहाँ इसी वजह से तो ये 210 मिलियन टोटल बनते हैं। 210 मिलियन पाकिस्तान की आबादी में से 69 मिलियन जो हैं वो कौन है, जो कि लेबर फोर्स में आते हैं, जिसमें से गवर्नमेंट ये कहती है कि 65 मिलियन को जॉब मिली हुई है और 4 मिलियन पाकिस्तान के अंदर सिर्फ अनएम्प्लॉयड लोग हैं। ठीक है, और यहां से एक चीज और समझ लीजिए कि अगर हम आपसे कहें कि अनएम्प्लॉयड नहीं, अनएम्प्लॉयमेंट रेट निकाल लें। अनएम्प्लॉयमेंट रेट का फार्मूला होता है अनएम्प्लॉयड पर्सन्स डिवाइडेड बाय टोटल लेबर फोर्स इनटू 100, टोटल लेबर फोर्स। ठीक है ना जी। तो आपके पास अनएम्प्लॉयड पर्सन कितने हैं, 4 मिलियन। तो 4 मिलियन डिवाइडेड बाय 69 मिलियन और इनटू 100। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये आपके पास क्या आ जाएगी, ये आपके पास जनाब अनएम्प्लॉयड रेट आ गया। और अगर आप इसको कैलकुलेट कर लें, यानी 4 को आप डिवाइड करें 69 से और उसको 100 से मल्टीप्लाई कर दें, तो आपके पास जो अनएम्प्लॉयड रेट आएगा वो तकरीबन 5.79% आ जाएगा। और यही पाकिस्तान का इस वक्त अनएम्प्लॉयमेंट रेट है तकरीबन। तो इसका मतलब ये हुआ कि पाकिस्तान में सिर्फ 5 या 6% लोग हैं जो बेरोजगार हैं। ये पाकिस्तान की बेरोजगारी की शरह आ गई आपके पास। और इसी तरीके से आप एम्प्लॉयमेंट रेट भी निकाल सकते हैं। एम्प्लॉयमेंट रेट कैसे निकालेंगे, एम्प्लॉयमेंट रेट जो है वो होगा एम्प्लॉयड पर्सन्स डिवाइडेड बाय लेबर फोर्स इनटू 100। तो वो कितना है, 65 इन ओवर कितना भला, 65 ओवर 69। ठीक है ना, ये मिलियन इनटू 100। तो ये तकरीबन आपके पास 94% के करीब आ जाएगा आपके पास, है ना। तो 94% पाकिस्तान में एम्प्लॉयमेंट मौजूद है। ये मैं जो फिगर्स आपको दिए हैं, ये तकरीबन एग्जैक्ट फिगर्स ही हैं जो मैंने आपको दिए हैं, आप इसको चेक भी कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये कि यहां से ये पता चल रहा है कि पाकिस्तान में कोई बेरोजगारी का इतना बड़ा इशू भी नहीं है, इन फिगर से ये पता चल रहा है। अच्छा, एक चीज जो और आपने ज़हन में रखनी है कि बेरोजगारी का ताल्लुक आबादी से नहीं होता, बेरोजगारी का ताल्लुक और रोजगार का ताल्लुक लेबर फोर्स से होता है। और ये लेबर फोर्स मैंने अभी आपको बताई है कि ये 16 साल से लेके 60 साल तक के दरमियान के जो लोग होते हैं वो लेबर फोर्स में आते हैं। लेबर फोर्स में 16 से लेके 60 साल तक के लोग आते हैं। 16 साल से कम और 60 साल से ऊपर वो लोग लेबर फोर्स में शामिल नहीं है। वो आबादी में तो शामिल है, आबादी में तो लेबर फोर्स भी शामिल है सारी, क्योंकि आबादी बड़ा कॉन्सेप्ट है
और लेबर फोर्स उसका छोटा कॉन्सेप्ट है। लेबर फोर्स इज अ पार्ट ऑफ द पॉपुलेशन। पॉपुलेशन देखें ना पाकिस्तान की कितनी नजर आ रही है आपको, 210 मिलियन। लेकिन रोजगार और बेरोजगारी आपने पॉपुलेशन से नहीं चेक करनी होती, क्योंकि पॉपुलेशन में तो बच्चे भी शामिल हैं, बूढ़े भी शामिल हैं, तो उनको तो नहीं रोजगार देना आपने। तो इसका मतलब ये है कि हमने 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 रोजगार देना होता है, सिर्फ लेबर फोर्स को देना होता है। लेबर फोर्स में कुछ लोग बेरोजगार होते हैं, कुछ लोग जो है रोजगार पे होते हैं, ठीक है ना जी। और ये वो 16 से 60 साल तक के लोग हैं। लेकिन लेबर फोर्स में जो लोग चाहे इस एज ग्रुप में भी हैं लेकिन वो लेबर फोर्स में नहीं आते, वो कौन से हैं? चाहे वो इस एज ग्रुप में भी हैं, ये भी जरा ज़हन में रखना है कि पीपल इन पीपल नॉट इन द लेबर फोर्स, जो लेबर फोर्स में नहीं है। नंबर 1, स्टूडेंट्स नहीं आते इसके अंदर। अब आपकी उम्र 16 से 60 के दरमियान ही कहीं पे होगी ना, लेकिन आप, इसका मतलब ये है कि आप इस डेफिनेशन के मुताबिक तो आप लेबर फोर्स में आ जाएंगे। नहीं, आप लेबर फोर्स में नहीं आते, चाहे आप 16 से 60 साल के दरमियान क्यों ना हो। नंबर 2, जो लोग पीपल इन जेल, जो जेल में होंगे, चाहे वो इस एज ग्रुप में होंगे, यानी 16 से 60 साल के दरमियान होंगे, लेकिन वो लेबर फोर्स में नहीं आएंगे। इस तरीके से हाउस वाइफ्स, जो हाउस वाइफ्स हैं वो भी इसमें नहीं आएंगी। इसी तरीके से जो लोग मैंने भी बताया जेलों में या प्रिजन में, वो नहीं आएंगे। इस तरह हॉस्पिटल्स में जो लोग हैं वो लोग नहीं आएंगे। हैंडीकैप लोग नहीं आएंगे, चाहे वो ये सारे इस एज ग्रुप में होंगे लेकिन वो इसमें नहीं आएंगे। तो ये वो लोग हैं, चाहे वो 16 से 60 साल के दरमियान हैं लेकिन वो लेबर फोर्स में नहीं आएंगे। तो ये फिर कहाँ जाएंगे? ये फिर इसमें शामिल हो जाएंगे, किसमें? पॉपुलेशन में। ठीक है ना जी, ये क्लियर होगी। तो स्टूडेंट्स लेबर फोर्स का हिस्सा नहीं होते। इसलिए एक स्टूडेंट कहे जी कि मैं बेरोजगार हूं, तो ये उसका कहना ही गलत है, क्योंकि स्टूडेंट या तो स्टूडेंट होगा या नहीं होगा। अगर वो स्टूडेंट होगा तो वो फिर एक स्टूडेंट वाला काम कर रहा होगा, यानी पढ़ लिखने वाला काम कर रहा होगा, फिर वो ये मत कहे कि मैं बेरोजगार हूं। समझ आ गई बात? और अगर वो कहता है कि मैं बेरोजगार हूं, तो फिर वो अपने आप को स्टूडेंट ना कहे। ठीक है ना जी। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये हालात हैं। ये आपको समझ आ गई बात? अच्छा, अब अनएम्प्लॉयड किसे कहते हैं, ये भी जरा आगे टॉपिक आ तो रहा है, लेकिन अभी मैं फिर यहीं से समझा देता हूं आपको कि अनएम्प्लॉयड किसे कहते हैं। अनएम्प्लॉयड कहते हैं, अनएम्प्लॉयड आर दोज पर्सन्स persons who want to work but no jobs are available for them। ठीक है जी, ये मैंने आपको अनएम्प्लॉयमेंट की डेफिनेशन बताइए। अनएम्प्लॉयमेंट तो अनएम्प्लॉयमेंट की डेफिनेशन क्या बताई मैंने आपको कि जॉब सीकर्स होंगे। क्या होंगे? जॉब सीकर्स होंगे, लोग जॉब करना चाह रहे होंगे लेकिन उनको जॉब नहीं मिलेगी। और वो होंगे भी किस एज ग्रुप में? वो मैंने जो ऊपर बता दिया, 16 से 60 साल के दरमियान होंगे। और ये वो लोग होंगे जो कि काम करना चाहते हैं लेकिन जॉब्स नहीं मिलती उनको, वो कहलाते हैं बेरोजगार। अब 16 से 60 साल के उम्र के बंदे हों और आप उससे पूछें, हाँ भाई तुम काम करते हो? वो कहता है जी नहीं मैं काम नहीं करता। तुम काम करना चाहते हो? वो कहता है मैं चाहता ही नहीं हूँ। तो आप उसको बेरोजगारी की कैटेगरी में नहीं डालेंगे। अनएम्प्लॉयमेंट की कैटेगरी में उसी शख्स को डालेंगे जो कि 16 से 60 साल की उम्र के अंदर आता है, और दूसरा वो काम करना चाहता है लेकिन उसको काम नहीं मिलता, यानी जॉब सीकर भी होगा, जॉब सीक कर रहा होगा। जॉब सीकर को अगर जॉब ना मिले तो उसको हम बेरोजगार कहते हैं इकोनॉमिक्स की जुबान में। अगर आप आम बंदे से पूछेंगे तो वो कोई और ही कहानी सुनाएगा, लेकिन मैं जो बात बता रहा हूँ वो समझनी है कि अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब ये है कि जॉब सीकर को जॉब ना मिले,
यानी अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब मैंने समझा दिया, मेरे ख्याल समझ आ गया होगा कि जॉब सीकर हैज नो जॉब, तो इसको हम अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं। लेकिन अगर अगर वो जॉब करना ही नहीं चाहता तो फिर हम उसको अनएम्प्लॉयड नहीं कहते। ठीक है जी, ये बात समझ आ गई, तो अनएम्प्लॉयमेंट भी क्लियर हो गया। अच्छा, तो मैंने अभी आपको दो तीन चीजें समझाई हैं। एक तो मैंने आपको समझाया कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट कैसे कैलकुलेट करते हैं, और अनएम्प्लॉयमेंट और एम्प्लॉयमेंट का ताल्लुक मैंने आपको बताया कि पॉपुलेशन से नहीं है बल्कि किससे है। अनएम्प्लॉयमेंट और एम्प्लॉयमेंट का ताल्लुक लेबर फोर्स से है। बेरोजगारी और रोजगार का ताल्लुक लेबर फोर्स से है, आबादी से नहीं है। समझ गए? और अनएम्प्लॉयमेंट रेट कैसे निकालते हैं वो भी मैंने समझा दिया आपको, अनएम्प्लॉयमेंट रेट का फार्मूला, और मैंने कुछ एग्जांपल लेके आपको उसमें कैलकुलेशन भी करके दिखाई। फिर मैंने आपको अनएम्प्लॉयमेंट का डेफिनेशन भी समझाया कि अनएम्प्लॉयड कौन लोग होते हैं, और मैंने सिंपल से वर्ड्स में आपको बताया कि जॉब सीकर को अगर जॉब ना मिले तो समझें कि ये बेरोजगारी है, ये उसको बेरोजगार कहते हैं या अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं। ठीक है। अच्छा, अब अगली चीज ये है कि जो अनएम्प्लॉयमेंट है उसके अंदर जो तीन उसकी मेन काइंड्स हैं जो वो समझने वाली हैं, वो भी मैं आपको समझा दूं। एक्चुअली मुझे जो समझाना है आपको वो तो है कि फुल एम्प्लॉयमेंट किसे कहते हैं, लेकिन ये भी समझना पड़ेगा, क्योंकि अगर ये नहीं समझोगे तो फिर वो नहीं समझ आएगा। और ये कोई जाएगा, क्योंकि ये अगला टॉपिक यही आ रहा है, उसमें अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में ही टॉपिक आ रहा है, तो कोई मसला नहीं, अभी समझ लें या थोड़ी देर तक समझ लें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो काइंड्स की मैं बात कर रहा हूं, यानी काइंड्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। तो काइंड्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, काइंड्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट में जी जो काइंड्स है उनमें एक तो है साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट। साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है। एक क्या है? साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट। और दूसरी जो है वो है फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। और तीसरी जनाब जो है वो है स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। ये तीन जो मैंने काइंड्स बताई हैं आपको, ये बड़ी इंपॉर्टेंट काइंड्स हैं। साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट, और फिर फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट यानी ये CU, ये फिर FU फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट, और ये क्या है? स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट SU। ये तीन काइंड्स बहुत इंपॉर्टेंट है समझने के लिए। जो एक्चुअली जो काइंड्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट है वो तो जाहिर सी बात है इससे ज़्यादा भी हो सकती हैं, लेकिन ये तीन ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं जो समझने वाली हैं। अच्छा, इसमें से जो मेन काइंड है, इन तीनों में से भी जो मेन काइंड है वो कौन सी है? वो ये वाली है जो एक्चुअली ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इन सब से, ये वाली, इसे हम कहते हैं साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट। अच्छा, बाकी जो दो हैं वो आपके पास फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट और स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट है। अनएम्प्लॉयमेंट मैंने अभी बताया कि जॉब करने वालों को जॉब ना मिल रही हो, जॉब सीकर जॉब की तलाश में हो, लेकिन उनको जॉब ना मिल रही हो, तो उन्हें हम क्या कहते हैं? उनको हम अनएम्प्लॉयड कहते हैं या अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं। ठीक है ना जी। अच्छा, अब ये है कहानी कि जो साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट है वो एक्चुअल जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो यही है, ये, इसे हम केन्जियन केन्जियन अनएम्प्लॉयमेंट भी कहते हैं, या इसको हम डिमांड डिमांड डेफिशिएंट डिमांड डेफिशिएंट अनएम्प्लॉयमेंट भी कहते हैं। इसका मतलब ये है कि ये वो अनएम्प्लॉयमेंट है जो डिमांड के कम होने की वजह से होती है, और असल अनएम्प्लॉयमेंट है भी यही, और ये प्रॉब्लमेटिक भी सबसे ज्यादा यही है
ये जो दो अनएम्प्लॉयमेंट है, ये अच्छी अनएम्प्लॉयमेंट है। ये मैंने देखे लफ्ज ये यूज किया है, अच्छी अनएम्प्लॉयमेंट। अच्छी अनएम्प्लॉयमेंट मीन कि ये होनी चाहिए, ये इकोनॉमी के लिए अच्छी हैं। फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट भी होनी चाहिए और स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट भी होनी चाहिए, ये अच्छी है इकोनॉमी के लिए। लेकिन सबसे प्रॉब्लमेटिक जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो ये वाली है, ये नहीं होनी चाहिए। समझ गए? और इसी को मैंने दूसरे इसके नाम भी बता दिए कि इसको और क्या क्या नाम देते हैं। इसको केन्जियन अनएम्प्लॉयमेंट भी कहते हैं, क्योंकि ये केन्स ने बताई थी हमें। ये केन्जियन अनएम्प्लॉयमेंट भी कहते हैं और इसको डिमांड डेफिशिएंट अनएम्प्लॉयमेंट भी कहते हैं। इसके ये दो नाम भी मैंने आपको बता दिए, यानी केन्जियन अनएम्प्लॉयमेंट और दूसरा जो मैंने आपको बताया डिमांड डेफिशिएंट अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि जो टोटल अनएम्प्लॉयमेंट है, टी यू मीन्स टोटल अनएम्प्लॉयमेंट, वो है सी यू प्लस एफ यू प्लस एस यू। ठीक है ना जी? टी यू का मतलब टोटल अनएम्प्लॉयमेंट, तो ये तीनों को ऐड करें तो टोटल अनएम्प्लॉयमेंट आपके पास बन जाती है। ठीक है जी? तो अब मैं आपको बता रहा हूं कि जो साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट होती है वो ये होती है, जो आप लोगों ने ट्रेड साइकिल पढ़े थे पिछले लेक्चर के अंदर, कि इकोनॉमी के अंदर एग्रीगेट डिमांड इतनी कम हो जाती है, एग्रीगेट डिमांड कम होने की वजह से लोग चीजें ही नहीं खरीदते, तो उसके नतीजे में लोग आउटपुट की डिमांड, एग्रीगेट डिमांड कम होने का मतलब है कि डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज वो कम हो जाती है। जब डिमांड ही नहीं होगी गुड्स एंड सर्विसेज की, तो गुड्स एंड सर्विसेज बनाने वालों की भी डिमांड नहीं होगी। और जो बनाने वाले लोग हैं उन्हें क्या कहते हैं, आप जानते हैं कि उनको हम फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कहते हैं। तो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की डिमांड कम हो जाएगी। और फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कौन है? लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्राइज। तो जाहिर सी बात है उसके नतीजे में जब उनकी डिमांड ही नहीं होगी तो वो लोग सारे क्या हो जाएंगे? बेरोजगार हो जाएंगे और अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाएगी। ये एग्रीगेट डिमांड कम होने के नतीजे में जो बेरोजगारी में इजाफा हो रहा है, इसको हम कहते हैं साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट। इसे क्या बोलते हैं? साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट। समझ गए? इसका मतलब ये है कि या आपकी इकोनॉमी ये कब होती है, एग्रीगेट डिमांड कब कम होती है? जब आपकी इकोनॉमी रिसेशन में होती है ना, इकोनॉमिक एक्टिविटी डाउन जा रही होती है, या रिसेशन के अलावा डिप्रेशन में इकोनॉमी होती है। ये दो जो ट्रेड साइकिल के फेजेस हैं उनके अंदर एग्रीगेट डिमांड कम हो रही होती है, तो उसके नतीजे इसी वजह से इसको हम साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं। तो ये अनएम्प्लॉयमेंट होना शुरू हो जाती है और ये खतरनाक है, और असल अनएम्प्लॉयमेंट भी यही है। अच्छा, ये मैंने आपको बताया कि या मैंने आपको बताया कि ये वो अनएम्प्लॉयमेंट है जो कि साइक्लिकल है। अच्छा, दूसरी जो मैं बात कर रहा हूँ वो फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट की बात कर रहा हूँ। फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट क्या है? फ्रिक्शनल, ये दोनों जो अनएम्प्लॉयमेंट की काजेज हैं, काइंड्स हैं, ये वाली दोनों, ये मैंने कहा अच्छी अनएम्प्लॉयमेंट है, ये इकोनॉमी के लिए फायदेमंद है। लेकिन जो साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट है वो अच्छी नहीं है, वो इकोनॉमी के लिए फायदेमंद नहीं है। तो अब फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट मैं समझा रहा हूँ। फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट क्या होती है? फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट ये होती है कि जो आप दो तरह के लोग होते हैं ना, एक होते हैं एम्प्लॉयर और एक होते हैं एम्प्लॉय। जो एम्प्लॉयर होते हैं ये वो होते हैं जो लोगों को जॉब पर रखते हैं, जो लोगों को जॉब देते हैं, उन्हें हम एम्प्लॉयर कहते हैं। और दूसरी तरफ होते हैं एम्प्लॉई। एम्प्लॉई वो होते हैं जो जॉब करते हैं, काम करने वाले लोग जो होते हैं। इन दोनों में से कोई एक पार्टी भी जो है वो अगर अपने काम से या आपके काम से डिससेटिस्फाई हो जाए तो क्या होगा? यानी आपका एम्प्लॉयर, आप कहीं पे जॉब करते हैं तो आपका जो एम्प्लॉयर है जिसने आपको काम पे रखा हुआ है वो आपके काम से मुत्तमिन नहीं होता और वो आपसे कहता है कि यू आर फायर्ड, और आपको वो जॉब से निकाल देता है। तो ये फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट, आप जो बेरोजगारी आपको होगी इसे हम फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट कहेंगे। या आप जहां पर काम कर रहे हैं, आप जिस फर्म में काम कर रहे हैं, जिस जगह पे आप खुद काम कर रहे हैं और आप अपने काम से डिससेटिस्फाई हो जाते हैं, आप समझते हैं मैं इस काम पे फिट नहीं हूं, या मुझे यहाँ पे मजा नहीं आ रहा, या मैं डिससेटिस्फाइड हूं, तो आप जॉब छोड़ देते हैं। तो ये भी क्या कहलाएगी? फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। तो फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब ये है कि आप डिससेटिस्फाई हो जाते हैं, यानी एम्प्लॉयर जो होता है, यानी जो जिसने आपको काम पे रखा होता है, एम्प्लॉयर या एम्प्लॉई, ठीक है ना जी, या
एम्प्लॉय दोनों में से कोई एक या दोनों क्या हो जाते हैं, डिससेटिस्फाइड हो जाते हैं फ्रॉम देयर वर्क, तो इसके नतीजे में क्या हो जाता है, अनएम्प्लॉयमेंट हो जाता है। इसका मतलब ये है कि वो अपने अपने काम से मुतमिन नहीं रहते, आपके काम से वो मुतमिन नहीं होते, या आप खुद अपने काम से मुतमिन नहीं होते, इस वजह से वो आपको निकाल देते हैं। तो इसलिए आप ये शॉर्ट टर्म की अनएम्प्लॉयमेंट होती है, इतनी लंबे अरसे के लिए नहीं चलती, आप किसी और जॉब पे चले जाते हैं और फिर आप उसको जाके उसको करने की कोशिश करते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट होनी चाहिए। जाहिर सी बात, अगर आप गैर मुतमिन होते हैं अपने काम से तो ये बेहतरी के लिए है ना, कि आप समझते हैं कि मैं बेहतर नहीं हूं यहाँ पे, मुझे जॉब छोड़ देनी चाहिए, या आपका एम्प्लॉयर ये समझता है कि आप बेहतर नहीं है, आप ये सही काम नहीं करते हैं, वो आपको निकाल देता है, तो अच्छी बात है ना। तो इसका मतलब ये है कि ये तो इम्प्रूवमेंट के लिए है कि आप अपने आप को बेहतर करें, या वो आपको चाह रहा है कि आप बेहतर होके आए फिर मैं आपको जॉब दूंगा। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ ये अच्छी चीज़ है इकोनॉमी के लिए, ठीक है ना जी। तो ये चीज़ है जिसके अंदर आप जो है वो कोशिश कर रहे हैं कि आप ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि जी यानी इसको इस तरह से समझ लीजिए कि मिसमैच है। तो मतलब जो एम्प्लॉयर चाहता है और जो आपकी क्वालिफिकेशन है उसमें मैच नहीं हो रहा। अच्छा, दूसरी जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो है स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट ये होती है जनाब कि इकोनॉमी का जो स्ट्रक्चर होता है वो चेंज हो रहा होता है, यानी डिमांड स्ट्रक्चर चेंज हो रहा होता है, डिमांड स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है किसी चीज का, किसी फर्म का या किसी चीज का। तो डिमांड स्ट्रक्चर चेंज होने की वजह से आपकी डिमांड नहीं रहती, क्योंकि जो आप चीज बना रहे होते हैं वो उसकी डिमांड नहीं है, टेक्नोलॉजिकल चेंजेस आ जाती हैं। फर्ज करें आप कंप्यूटर लिटरेट नहीं है और कंप्यूटर आ जाता है, तो आपको निकाल देंगे ना जी, आपको कंप्यूटर आता है, आप कहेंगे नहीं आता, तो आप कहेंगे जाएं अपने आप को बेहतर करके आए। तो टेक्नोलॉजिकल चेंजेस की वजह से आप बेरोजगार हो रहे हैं, तो उसको भी स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं। या डिमांड, जिस चीज को आप प्रोड्यूस करते थे उस चीज की डिमांड ही नहीं रही, तो आपकी डिमांड भी नहीं रहेगी, तो इस वजह से भी आप बेरोजगार हो रहे हैं। तो ये स्ट्रक्चरल चेंजेस आ रही हैं, ठीक है ना जी। तो ये 3 काइंड्स मैंने अभी आपको बताई। अब ये तीनों काइंड्स को जमा कर लें, जैसे फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि जो टोटल साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट 2% है, फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट 1% है, और स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट 3% है, तो टोटल आ जाता है आपके पास 6%। तो ये 6% टोटल अनएम्प्लॉयमेंट रेट है। इस तरीके से भी आप निकाल सकते हैं, ठीक है। तो अब समझना था, असल जो चीज हमने समझनी थी, जिसके लिए ये सारी स्टोरी मैंने आपको समझाने की कोशिश कर रहा था, वो ये थी कि मैंने आपको फुल एम्प्लॉयमेंट समझाना था, याद है ना, मैंने आपको क्या समझाना था, फुल एम्प्लॉयमेंट। तो फुल एम्प्लॉयमेंट समझाने के लिए मुझे ये सारा कुछ समझाना पड़ रहा है आपको। तो फुल एम्प्लॉयमेंट मैं समझाता हूँ, लेकिन अब मैं समझाता हूँ फुल एम्प्लॉयमेंट। फुल एम्प्लॉयमेंट का कहानी ये है जी कि अगर फॉर एग्जांपल ये जो टोटल अनएम्प्लॉयमेंट मैंने अभी आपको बताया कि ये CU यानी स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट, फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट और स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट जो है, ये अगर हम ऐड कर लें, यानी ये मैं कहता हूँ कि ये 0% है और ये 1% है और ये 3% है, तो ये टोटल अनएम्प्लॉयमेंट कितनी आएगी, 4%। तो ये इसको हम कहते हैं फुल एम्प्लॉयमेंट। फुल एम्प्लॉयमेंट के लिए 2 चीजें समझें कि उसमें साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट जो होगी वो 0% होगी। अगर साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट 0% है तो इसको हम कहते हैं फुल एम्प्लॉयमेंट। ये देखो, ये बात मैं समझाने के लिए आपको सारी स्टोरी समझाई है कि फुल एम्प्लॉयमेंट किसे कहते हैं, जिसमें साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट 0% हो, और नंबर 2 फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट प्लस स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो पॉजिटिव हो, तो वो पॉजिटिव परसेंटेज में नजर आ भी रही है, 3 + 1 4%, और टोटल अनएम्प्लॉयमेंट भी क्या है, पॉजिटिव हो। अब ये 3 कंडीशंस पूरी हो जाएं तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम फुल एम्प्लॉयमेंट कहते हैं। अब आप कहेंगे ये क्या बात हुई कि अनएम्प्लॉयमेंट तो अभी भी है, और वो कितनी है, यहाँ पे देखें तो साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट तो 0% है, नजर आ रही है, और इन दोनों का सम करके देखें तो 4% आ रही है, और टोटल अनएम्प्लॉयमेंट भी 4% आ रही है, जरा चेक कर लें, ऐसे ही है ना,
क्योंकि ये 3% है और ये 1% है। तो मैंने आपको एक बात समझाई थी, मैंने कहा था असल अनएम्प्लॉयमेंट कौन सी है, साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट है, और अगर ये 0% हो जाए तो समझ लें कि फुल एम्प्लॉयमेंट है। तो बाकी टोटल अनएम्प्लॉयमेंट कभी भी जीरो जीरो नहीं हो सकती है, अपने दिमाग में बैठा लें। टोटल अनएम्प्लॉयमेंट रेट कभी भी किसी भी मुल्क में 0% नहीं हो सकता। और ये जो है वो अब जो आपके पास आ रहा है वो 4% आ रहा है ना, अगर साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट 0% हो और दोनों बाकी जो बचे हैं अनएम्प्लॉयमेंट, यानी फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट और स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट, वो पॉजिटिव होंगे, तो जाहिर सी बात है उन दोनों का सम ही टोटल अनएम्प्लॉयमेंट के सम के बराबर आएगा। यानी 4% वो होता है तो वही 4% आएगा, क्योंकि ये चीज क्या है 0%, तो इन दोनों का सम ही इसके बराबर आएगा टोटल अनएम्प्लॉयमेंट के। तो इसको हम फुल एम्प्लॉयमेंट भी कहते हैं, या इसको हम कहते हैं नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। क्या बोलते हैं? नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। तो नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट किसे कहते हैं, कोई आपसे पूछे तो आप कहेंगे जी नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट की मैं बात कर रहा हूं, नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। तो नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट को ही फुल एम्प्लॉयमेंट कहा जाता है, ये आपने कहना है उसे। नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट पे वो पूछेगा क्या होता है, या फुल एम्प्लॉयमेंट पे क्या होता है, तो आप कहेंगे जी नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट पे साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट जो होती है वो क्या होती है, साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो 0% होती है, ये कहेंगे आप ये चीज कि साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट 0% होती है और बाकी दोनों का सम ही टोटल अनएम्प्लॉयमेंट का सम होता है। तो इसलिए इस चीज को हम चाहे नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट कह दीजिए, या हम इसको क्या कह दें, या इसको हम फुल एम्प्लॉयमेंट कह दें, एक ही बात है। तो इससे ये समझ में आया कि आम बंदे से पूछें कि फुल एम्प्लॉयमेंट क्या होता है, तो वो कहेंगे जी 100 बंदे हैं और 100 का ही रोजगार मिल जाए तो उसे हम फुल एम्प्लॉयमेंट कहेंगे। तो ये बात गलत है, इकोनॉमिक्स में ऐसा नहीं है। तो फुल एम्प्लॉयमेंट, मैंने आप कहा कि इकोनॉमिक्स वाले कहते हैं कि फुल एम्प्लॉयमेंट पर भी बेरोजगारी मौजूद होती है, और वो जो बेरोजगारी होती है वो इन दोनों का सम होती है, ये वाली दो, और इसी वजह से टोटल अनएम्प्लॉयमेंट भी जो है वो पॉजिटिव आता है, जीरो नहीं होता, और वो इन दोनों का ही सम होता है। जो यहाँ पे आपको नजर भी आ रहा है कि 4% आया था, ये दोनों को सम करके देखें 4% आया है, वही टोटल आया है 4% ये। तो नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट कितना आया? 4%। नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट कहेंगे ही उसको जहां पर CU 0 होना बड़ा जरूरी है, ये वाला। जैसे अगर हम यहां पे आ जाएं तो आप कहेंगे ये जो 6% आपने लिया, क्या ये नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट है? तो आप कहेंगे नहीं, क्योंकि ये क्या है, ये पॉजिटिव आ रही है। नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट के लिए जरूरी है कि साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट 0% हो, और फुल एम्प्लॉयमेंट के लिए भी जरूरी है कि साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट 0% हो, फिर इन दोनों का जो भी सम होगा वो आपका नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट होगा। समझ आ गई? इन दोनों का जो भी सम होगा, तो इन दोनों का सम देखें क्या आ रहा है, 4%, वही आपका टोटल अनएम्प्लॉयमेंट है, और यही टोटल अनएम्प्लॉयमेंट आपका NRU बन जाएगा। NRU मींस नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, या इसको हम क्या कहेंगे, फुल एम्प्लॉयमेंट भी कहेंगे। ये फुल एम्प्लॉयमेंट है, समझ आ गई बात? इसको फुल एम्प्लॉयमेंट या नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट कहेंगे, लेकिन उसके लिए कंडीशन क्या क्या है कि साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट 0% हो, और फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट और स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट का सम ही टोटल अनएम्प्लॉयमेंट होगा, और वही नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट होगा, उसी को ही फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल कहेंगे। ठीक हो गया? ये समझाने के लिए जनाब आपको मैंने इतनी सारी स्टोरी समझाई है, लेकिन ये जाया नहीं गई, क्योंकि ये अगले क्वेश्चन यही है, इससे अगला क्वेश्चन इसी का ही आ रहा है अनएम्प्लॉयमेंट का, तो वहां पर हमने पहले ही समझ ली, तो हम उस पर ज्यादा इतना टाइम नहीं लगाएंगे, इधर समझ ली। तो ये अच्छा, ये क्यों समझ रहे थे? क्योंकि मैं आपको बता रहा था कि जो इकोनॉमिक पॉलिसी मेकर्स हैं उनके ऑब्जेक्टिव हैं कि वो ग्रोथ को लेके आए, इकोनॉमी के अंदर ग्रोथ लेके आए। नंबर 2, वो चाहते हैं कि आपके मुल्क के अंदर फुल एम्प्लॉयमेंट आए, ये फुल एम्प्लॉयमेंट की बात करते हैं। और प्राइस स्टेबिलिटी वो कहते हैं आपके मुल्क के अंदर आए। ठीक है ना जी? तो प्राइस स्टेबिलिटी पे बात करते हैं। मैं आपको अब इसको यहाँ पे दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये मैं बात कर रहा था, ये किसकी बात कर रहा था? ये मैं बात कर रहा था इकोनॉमिक पॉलिसी के ऑब्जेक्टिव्स के ऊपर। तो उसमें पहला ये है कि इकोनॉमी ग्रो करे,
नंबर 2 ये है कि प्राइस इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना इकोनॉमिक पॉलिसी का क्या है, ऑब्जेक्टिव है। और फिर तीसरा क्या, फुल एम्प्लॉयमेंट को अचीव करना। तो फुल एम्प्लॉयमेंट को अचीव करने का मैंने फुल एम्प्लॉयमेंट समझाने के लिए आपको ये सारी चीज समझाई कि, और यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि फुल एम्प्लॉयमेंट डज नॉट मीन एवरीवन हु वांट्स अ जॉब हैज वन ऑल द टाइम, वो सब ये नहीं है। बट इट, और इसका ये भी मतलब नहीं है कि बेरोजगारी बहुत कम हो गई है, ये भी मतलब नहीं है, ठीक है ना जी। तो लेकिन इसने फुल एम्प्लॉयमेंट समझाया नहीं किसे कहते हैं, सिर्फ इसने ये बताया कि फुल एम्प्लॉयमेंट को अचीव करना इकोनॉमिक पॉलिसी का क्या है, ऑब्जेक्टिव है। ये ऑब्जेक्टिव पढ़ रहे थे ना असल में, तो मैंने लेकिन आपको समझाया भी कि फुल एम्प्लॉयमेंट किसे कहते हैं। और चौथा जो ऑब्जेक्टिव है, क्योंकि 4 ऑब्जेक्टिव हैं जो कि फिस्कल पॉलिसी के भी हो सकते हैं और मॉनेटरी पॉलिसी के भी हो सकते हैं। चौथा ऑब्जेक्टिव ये है कि बैलेंस लेके आया जाए एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के अंदर। और जारी सी बात है, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का जो रिकॉर्ड आप रखते हैं उस रिकॉर्ड को हम बैलेंस ऑफ पेमेंट्स कहते हैं। ये भी अभी आखिरी चैप्टर में आएगा, पूरा टॉपिक डिटेल से पढ़ेंगे, बैलेंस ऑफ पेमेंट्स, बीओपी। मैंने कुछ बातें पिछले चैप्टर में भी इस पे बात की थी बीओपी के हवाले से। तो इसका मतलब ये है कि इसके अंदर बैलेंस लाना भी क्या है कि इनका मकसद है कि इसके अंदर क्या आए, बैलेंस आ जाए, ठीक है ना जी। तो बहरहाल ये हमारे अभी तक की बातें समझ आ गई हमें कि व्हाट आर दी ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द इकोनॉमिक पॉलिसी। अच्छा, आगे चलते हैं।